डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। 149 दिन बाद खुले बद्रीनाथ धाम के कपाट। जय बद्री विशाल के जयकारों से गूंजी वादी। सीएम धामी ने की पहली पूजा। 28 अप्रैल को होगा उत्तराखंड विधानसभा का विशेष सत्र में कोई विधायी कार्य नहीं किया जाएगा। समन्वय के लिए नोडल अधिकारी नामित। लोहाघाट में 4 साल से अधूरा है जल जीवन मिशन। जल जीवन मिशन घोटाले के आरोप तेज। यूकेडी नेता राजेंद्र पुनेठा का सरकार पर हमला। जांच की उठाई मांग। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है उत्तराखंड न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शालिनी राणा। शुरुआत करेंगे उत्तराखंड से जुड़ी खबरों की। बद्रीनाथ मंदिर के कपाट सुबह 6:15 पर पूरे विधि विधान के साथ भक्तों के लिए खोल दिए गए हैं। श्रद्धालु भावना के साथ बद्री विशाल और लक्ष्मी माता के जयकारे लगा रहे हैं। इस शुभ अवसर पर सिर्फ देश से ही नहीं बल्कि विदेश से भी श्रद्धालु यहां दर्शन के लिए पहुंचे हैं। कपाट खुलते ही मंदिर परिसर में भक्तों का तांता देखने को मिला, जो कि बहुत ही अद्भुत दृश्य रहा। बद्रीनाथ धाम में जैसे ही कपाट खुले, पूरे मंदिर परिसर में जय बद्री विशाल के जयकारे गूंजने लगे। इस मौके पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु वहां मौजूद रहे और इस पवित्र पल के साक्षी बने। भगवान बद्री विशाल के दर्शन करने के लिए भक्तों में खास उत्साह देखने को मिला। दर्शन के लिए लंबी कतारें लगाई गई। सौभाग्यशाली उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी बद्रीनाथ धाम में उपस्थित रहे और उन्होंने भी पूजा अर्चना की। भगवान बद्रीनाथ मंदिर को इस बार बेहद खास तरीके से सजाया गया है। करीब 25 क्विंटल फूलों से पूरे धाम को भव्य रूप दिया गया है, जिससे मंदिर की सुंदरता और भी निखर गई है। खास बात यह है कि पहली बार फूलों की सजावट के जरिए ओम लक्ष्मीपति नमो लिखा गया है। इसके साथ ही जय बद्री विशाल और बैकुंठाय नमो जैसे पवित्र संदेश भी फूलों से उकेरे गए हैं, जो श्रद्धालुओं का ध्यान आकर्षित कर रहे हैं। बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने के साथ ही इस धार्मिक यात्रा ने रफ्तार पकड़ ली है। इससे पहले 19 अप्रैल को अक्षय तृतीया के दिन यमुनोत्री और गंगोत्री धाम के द्वार खोले गए थे। इसके बाद 22 अप्रैल को बद्रीनाथ धाम के कपाट भी श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए। अब चारों धाम खुलने के साथ ही भक्तों में उत्साह बढ़ गया है और आस्था व भक्ति के साथ यात्रा का सिलसिला शुरू हो चुका है। वहीं भीड़ को नियंत्रित करने के लिए चमोली प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह तैनात कर दी है। इससे पहले बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने से पूर्व मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विभिन्न विकास कार्यों की समीक्षा बैठक की। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि सभी निर्माण कार्य गुणवत्ता, समयबद्धता और पारदर्शिता के साथ पूरे किए जाएं। साथ ही ये भी सुनिश्चित किया जाए कि श्रद्धालुओं को किसी तरह की असुविधा न हो। मुख्यमंत्री ने अवसंरचना कार्यों की प्रगति की समीक्षा करते हुए कहा कि जिन कार्यों को पूरा किया जा चुका है उनका सुचारू संचालन सुनिश्चित किया जाए। जो कार्य अभी प्रगति पर हैं उन्हें उच्च मानकों के साथ तय समय सीमा में जल्द पूरा किया जाए। सीएम धामी ने निर्देश दिए कि विकसित की जा रही सुविधाएं सिर्फ संरचनात्मक विकास तक सीमित न रहें। आस्था, स्वच्छता, सुगमता और सुरक्षा के समन्वय से श्रद्धालुओं को एक सुव्यवस्थित और दिव्य अनुभव मिलना चाहिए। उत्तराखंड में विशेष विधानसभा सत्र की तारीख घोषित कर दी गई है। राज्य की पंचम विधानसभा का एक दिवसीय विशेष सत्र 28 अप्रैल 2026 को देहरादून स्थित विधानसभा भवन में आयोजित होगा। शासन की ओर से जारी आदेश के अनुसार ये सत्र औपचारिक प्रकृति का होगा और इसमें कोई भी विधायी कार्य नहीं किया जाएगा। सत्र की कार्यवाही विधानसभा नियमावली 2005 के तहत संचालित होगी। प्रमुख सचिव सचदेव सिंह द्वारा जारी निर्देशों में सभी विभागों को सत्र के दौरान समन्वय बनाए रखने के लिए नोडल अधिकारी नामित करने को कहा गया है। साथ ही ये भी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं कि नामित अधिकारी 28 अप्रैल को सुबह 9:30 पर विधानसभा में अनिवार्य रूप से उपस्थित रहें। सरकार के इस फैसले को लेकर राजनीतिक हलकों में चर्चा तेज हो गई है, क्योंकि विशेष सत्र बुलाए जाने के बावजूद इसमें किसी विधायी कार्य का एजेंडा नहीं रखा गया है। ऐसे में सत्र के उद्देश्य और संभावित राजनीतिक संदेशों को लेकर कयास लगाए जा रहे हैं। देखिए, वो जनता को गुमराह कर रहे हैं, क्योंकि संविधान में व्यवस्था है कि कोई भी आरक्षण अगर हम लागू करेंगे तो उसके लिए डिलिमिटेशन करना पड़ेगा। हमको कॉन्स्टिट्यूंसीज को रिकॉन्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। तो डिलिमिटेशन उसकी बाध्यता है, उसकी आवश्यकता है।
कांग्रेस सिर्फ जनता को गुमराह करने के लिए इस विषय पर बात कर रही है। जिस बिल पे राष्ट्रपति की मोहर लग चुकी वो कैसे गिरा? ये बिल नहीं गिरा है, ये गलत है बिल गिरना। बिल तो ऑलरेडी पास है, लेकिन उसको कैसे इम्प्लीमेंट किया जाना है, उसकी जो कार्य योजना है उसको लेकर हम इसको संशोधन लेके 3 प्रस्तावों को लेकर संसद में गए थे, जिस पर 2/3 हमको बहुमत चाहिए था, वो नहीं मिल पाया। उसके कारण ये प्रक्रिया आगे के लिए बाधित हुई है। बिल तो आज भी एग्जिस्ट करता है, तो तय है। अगली खबर उत्तराखंड के दिनेशपुर से है, जहां महिला आरक्षण को लेकर देश भर में सियासी घमासान जारी है। इसी कड़ी में उत्तराखंड कांग्रेस प्रदेश महामंत्री ममता हालदार ने भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि महिला आरक्षण के नाम पर सिर्फ राजनीति की जा रही है, जबकि महिलाओं को वास्तविक अधिकार देने में सरकार गंभीर नहीं दिख रही। इस दौरान ममता हालदार ने कहा है कि महिला आरक्षण बिल पहले ही पास हो चुका है, लेकिन उसे लागू करने में जानबूझकर देरी की जा रही है। भाजपा सरकार सिर्फ जनता को भ्रमित कर रही है। हम मांग करते हैं कि बिना किसी देरी के महिला आरक्षण तुरंत लागू किया जाए। ममता हालदार ने यह भी आरोप लगाया कि सरकार जनगणना और परिसीमन का बहाना बनाकर महिलाओं को उनका हक देने से बच रही है। उन्होंने साफ कहा कि कांग्रेस पार्टी महिला आरक्षण का पूरी तरह समर्थन करती है और इसे जल्द लागू करने के लिए संघर्ष जारी रहेगा। आग्रह करूंगी, एक बार विनती करूंगी कि आप जो हमारे 543 सीट में जो आरक्षण महिलाओं को मिली हुई है, कानून पास हो चुकी है, आप उस बिल को जो है लागू करिए और महिलाओं को उनका अधिकार दीजिए। द्वाराहाट नगर के त्रिमूर्ति चौक पर केंद्रीय विद्यालय के संचालन की मांग को लेकर आमरण सत्याग्रह शुरू हो गया है। आज पूर्व ज्येष्ठ प्रमुख नंदिता भट्ट आमरण सत्याग्रह पर बैठी। उनके साथ भुवन लहरी पूर्व जिला पंचायत सदस्य और मोहन चंद्र जोशी क्रमिक सत्याग्रह पर बैठे। पिछले 11 दिनों से चल रहा क्रमिक सत्याग्रह अब आमरण सत्याग्रह में बदल गया है। दिसंबर 2024 में केंद्र सरकार से विद्यालय की स्वीकृति मिल चुकी थी, लेकिन अब तक विद्यालय का संचालन शुरू नहीं हो पाया है। स्थानीय जनता दलगत राजनीति से ऊपर उठकर एक मंच पर आ गई है और विद्यालय शुरू करने की मांग कर रही है। सत्याग्रहियों ने ज्ञापन के माध्यम से जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक और जिला स्वास्थ्य अधिकारी को पहले ही सूचित कर दिया था। इसके बावजूद अब तक किसी भी विभाग का कोई अधिकारी सत्याग्रह स्थल पर नहीं पहुंचा है, जिससे प्रदर्शनकारियों में रोष है। में हम पिछले कई सालों से इसमें संघर्ष करते हुए आए हैं। 2005 से फिर 11 फिर 24। तो 24 में हमारा केंद्रीय विद्यालय सेंटर से पास हो गया था, जिसमें कि अभी तक ये धरातल में नहीं उतरा। आश्वासन देते रहे, लेकिन 24 के बाद 25 भी गया, 25 के बाद 26 आ गया। तो अप्रैल से हमने सोचा था कि नया सेशन स्टार्ट होगा। जब हमने देखा कि धरातल पे नया सेशन स्टार्ट नहीं हुआ केंद्रीय विद्यालय का, तो हमें बाध्य होना पड़ा कि हम आमरण अनशन और क्रमिक अनशन में बैठे। लोहाघाट नगर के आदर्श थाना के सामने मीना बाजार चौराहे से गांधी चौक तक मुख्य सड़क इन दिनों अवैध पार्किंग की चपेट में है। सड़क किनारे बेतरतीब खड़े वाहनों से मार्ग संकरा हो गया है, जिससे कभी भी बड़ी घटना का खतरा बना हुआ है। चौंकाने वाली बात यह है कि यहाँ यातायात पुलिस ने नो पार्किंग का बोर्ड लगाया है, फिर भी खुलेआम नियम तोड़े जा रहे हैं। इससे यातायात के साथ कानून व्यवस्था पर भी सवाल उठ रहे हैं। सबसे बड़ी चिंता ये है कि इसी मार्ग पर फायर स्टेशन स्थित है। गर्मी में जंगलों में आग की घटनाएं बढ़ रही हैं। ऐसे में फायर ब्रिगेड की बड़ी गाड़ियों को निकालने और मुड़ने में दिक्कत हो रही है। आपात स्थिति में जरा सी देरी बड़ा नुकसान कर सकती है। इसी रोड पर पशु चिकित्सालय भी है। एनिमल एम्बुलेंस घर घर जाकर पशुओं का इलाज करती है, लेकिन सड़क पर खड़े वाहनों से उसका संचालन बाधित हो रहा है। समय पर इलाज न मिलने से पशुओं की जान जोखिम में है। इसके अलावा नगरपालिका का विवाह गृह भी इसी मार्ग पर है। शादी के सीजन में यहाँ कार्यक्रमों के कारण सड़क पर वाहनों की संख्या और बढ़ जाती है, जिससे हालात और खराब हो जाते हैं। नगरवासियों का कहना है कि आदर्श थाना प्रभारी रोज इसी मार्ग से गुजरते हैं, फिर भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। लोगों ने प्रशासन से मांग की है कि मीना बाजार चौराहे से गांधी चौक तक नो पार्किंग नियम सख्ती से लागू किया जाए। अवैध पार्किंग पर तत्काल कार्रवाई हो और नियमित चेकिंग कर मार्ग को खाली कराया जाए, ताकि आपात सेवाएं बिना रुकावट चल सकें।
मसूरी प्रशासन की मुस्तैदी के बाद रेहड़ी पटरी व्यापारियों का विवाद अब सुलझने की उम्मीद की ओर दिख रहा है। प्रशासन की टीम लगातार रेहड़ी पटरी व्यापारियों को विस्थापित करने पर उन्हें नया स्थान देने का प्रयास कर रही है और इसके सकारात्मक परिणाम भी सामने आने लगे हैं। आज उप जिलाधिकारी राहुल आनंद के नेतृत्व में नगर पालिका मसूरी, देहरादून विकास प्राधिकरण, वन विभाग और लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों ने मसूरी झील स्थित पार्किंग का निरीक्षण किया। इस स्थान पर कई व्यापारियों को विस्थापित किया जा सकता है। यहाँ पर्यटकों की आवाजाही बनी रहती है, जिससे पटरी व्यापारियों का रोजगार भी सुचारू रूप से चल सकेगा। शासन प्रशासन लगातार व्यापारियों के पुनर्वास के लिए विभिन्न स्थानों का सर्वेक्षण कर रहा है। उप जिलाधिकारी राहुल आनंद ने बताया कि पूरे शहर में वेंडिंग जोन बनाने की संभावनाएं तलाशी जा रही हैं। मसूरी झील नगर पालिका के स्वामित्व में है, जहां अधिक से अधिक वेंडरों को समायोजित किया जा सकता है। इसके साथ ही कार पार्किंग का विस्तार भी किया जाएगा ताकि ज़्यादा वाहन पार्क हो सकें और वेंडर्स अपना व्यापार ठीक से चला पाएं। मसूरी झील जो हमारी पहले भी एक पर्यटन स्थल है, हमने चाहा था कि वेंडिंग जोन यहाँ एक प्रस्तावित था, तो टीवीसी के सदस्यों द्वारा एवं अध्यक्ष भी जो हैं इनके ईओ साहब, इन सब के द्वारा एक अभी जॉइंट इंस्पेक्शन किया गया है। यहाँ हम तलाश रहे हैं जगह कि यहाँ पे मैं करीब जितने वेंडर्स यहाँ पे आ सके मैक्सिमम, उनके लिए हमने जगह तलाशने की शुरू की है। तो इसमें मेन जैसे PWD और ये सब है, तो यहाँ पे अभी हमने जगह तलाशनी शुरू की, लेकिन इसमें एक मैप बनना जो है, कल डिटेल में जब यहाँ पे उच्चाधिकारी सारे लोग जो आ जाएं और एक बार इसकी मैप हम बना पाएँ, तब हम एक्चुअल कह पाएंगे कि यहाँ पे कितनी कैपेसिटी लोगों की बन रही है और उसी हिसाब से हम अनापत्तियाँ सभी विभागों से प्राप्त करके यहाँ पे वेंडिंग जोन को चिन्हित करेंगे। बिल्कुल, ये जैसे जो भी पार्किंग है नगर पालिका की संपत्ति में स्वामित्व की पार्किंग है, इसका पूर्ण यूटिलाइजेशन अभी नहीं किया जा रहा। हमारी कोशिश होगी कि पूर्ण यूटिलाइजेशन करें और कुछ वेंडिंग जोन्स में भी यहाँ पे चिन्हित करने की कोशिश करेंगे, जिससे कि पार्किंग भी बढ़ेगी और वेंडिंग जोन्स में वेंडर्स भी समायोजित हो पाएंगे। रानीखेत के चौकुटिया में ब्लॉक प्रमुख चेतना नेगी और क्षेत्र पंचायत सदस्य हीरा सिंह बिष्ट के बीच ठेकेदारी को लेकर विवाद बढ़ गया है। ब्लॉक प्रमुख नेगी ने प्रेस वार्ता कर बिष्ट पर पंचायत के जरिए ठेकेदारी करने का आरोप लगाया है। बिष्ट ने सभी आरोप खारिज कर दिए। उन्होंने कहा कि 18 अप्रैल को 10 BDC सदस्यों ने CDO को ज्ञापन दिया था, जिसमें ब्लॉक प्रमुख का नाम या उन पर कोई आरोप नहीं था। बिष्ट ने स्पष्ट किया कि वे सांसद प्रतिनिधि के तौर पर कार्यालय जाते थे, ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि के रूप में नहीं। ठेकेदारी पर बोले कि ये उनका पेशा है और सभी काम टेंडर प्रक्रिया से हुए। 3.5 साल बाद सवाल उठाना गलत है। बिष्ट ने आरोप लगाया कि ब्लॉक प्रमुख 7 मार्च को NRLM परीक्षा हॉल में बैठी थी, इसकी जांच हो। उन्होंने कहा कि 10 BDC सदस्यों से भेदभाव हो रहा है। BDO ममता कार्की ने कहा कि योजना बिना भेदभाव के बनती है। ब्लॉक प्रमुख ने टिप्पणी से इनकार किया। बिष्ट ने माफी न मांगने पर मानहानि केस की चेतावनी दी। जो ये भेदभाव के आरोप के मार्फत एक मुझे ज्ञापन दिया गया था मुख्य विकास अधिकारी जी महोदय के लिए, और इसकी मुझे जानकारी नहीं थी ऑफिशियली कि यहाँ पे क्या इस तरह के आरोप लग रहे हैं, इसके बारे में मेरे को पता नहीं है। और दूसरा सर, बाकी इस तरह जो भी हमारे क्षेत्र पंचायत की योजना के कार्य योजना बनती है, उसमें हम ग्राम प्रधानों से जो खुली बैठक के माध्यम से जो प्रस्ताव होते हैं, उन्हीं को समाहित करते हुए कार्य योजना बनाते हैं। क्षेत्र पंचायत सदस्य भनोटिया, आप सब लोगों का, सभी साथियों का अपने होम स्टे देवांचल होम स्टे चौखुटिया पर आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और जैसा कि आप सबको विदित है कि विगत 18 अप्रैल को हम 10 क्षेत्र पंचायत सदस्य सीमांत क्षेत्र किमतौली क्षेत्र में पेयजल संकट अब विकराल रूप ले चुका है। हालात ऐसे हैं कि लोग बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं। पूरे इलाके में सिर्फ एक हैंडपंप ही सहारा बना हुआ है, जिस पर 50 से अधिक परिवार निर्भर हैं। सुबह शाम पानी भरने की जद्दोजहद में महिलाओं और बच्चों का जीवन प्रभावित हो गया है। ग्रामीणों का कहना है कि जल जीवन मिशन पिछले 4 वर्षों से अधूरा पड़ा हुआ है। कई बार शिकायतों के बावजूद न प्रशासन ने ठोस कदम उठाए हैं और न ही जनप्रतिनिधियों ने समस्या का समाधान किया। हैंडपंप चलाते चलाते महिलाओं और बच्चों के हाथों में छाले पड़ चुके हैं, लेकिन जिम्मेदार अब भी बेपरवाह हैं। अब इस मामले में घोटाले के आरोप भी जोर पकड़ने लगे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि विभागीय अधिकारियों से जवाब मांगा जाता है तो वे ठेकेदार पर जिम्मेदारी डाल देते हैं, जबकि ठेकेदार विभाग से भुगतान न मिलने का हवाला देकर काम अधूरा छोड़ने की बात करता है।
इस आपसी खींचतान में पूरी योजना फंस गई है और इसका खामियाजा सीधे तौर पर जनता भुगत रही है। इस बीच स्थानीय निवासी त्रिलोक सिंह ने भी योजना में घोटाले का आरोप लगाते हुए पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की मांग उठाई है। उनका कहना है कि यदि समय रहते जांच नहीं हुई तो बड़ी अनियमितताएं सामने आ सकती हैं। मामले पर यूकेडी नेता राजेंद्र पुनेठा ने सरकार और विभाग पर कड़ी नाराजगी जाहिर की है। उन्होंने कहा कि 4 साल पहले की गई घोषणाएं आज तक धरातल पर नहीं उतर पाई हैं। विभाग और ठेकेदार एक दूसरे पर जिम्मेदारी डालकर अपनी जवाबदेही से बच रहे हैं, जबकि आम जनता मूलभूत सुविधा के लिए जूझ रही है। गर्मी बढ़ने के साथ साथ पेयजल संकट और गहरा गया है। लोगों के साथ साथ पशुओं के लिए भी पानी जुटाना मुश्किल हो गया है। क्षेत्र में लगाए गए सोलर हैंडपंप भी सिर्फ कागजों में ही नजर आ रहे हैं। ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि अगर जल्द ही पेयजल समस्या का स्थायी समाधान नहीं किया गया तो वे जिला मुख्यालय में बड़ा आंदोलन करने को मजबूर होंगे। जय उत्तराखंड। मैं आज खड़ा हूँ किमतौली रोड में। जो एकमात्र हैंडपंप है। मैं जब भी यहाँ से जाता हूँ बहनों को देखता हूँ पानी भरते हुए। आदमी का, घर वालों का आधा समय तो पानी भरने में निकल जा रहा है। कभी अपने बच्चों को स्कूल भेजेंगी, कभी अपने खेतों में जाएंगी, कभी अपने घर के काम करेंगी। बूढ़ी माताएं खड़ी हैं, हमारे युवा खड़े हैं। आज आदमी पानी भरने के लिए आधा दिन उसको चाहिए। 4 साल पहले की योजना, घोषणा की हुई योजना, आज भी उसका कोई अता पता नहीं है। यही एकमात्र सहारा है ये हैंडपंप है। इसमें कम से कम 40-50 परिवार निर्भर हैं। अगर ये टूट जाता है तो यहाँ पानी की बहुत इतनी समस्या हो जाती है तो क्या करें। लगातार बढ़ते तापमान ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। भीषण गर्मी को देखते हुए प्रदेश सरकार ने गाइडलाइन जारी की है, लेकिन अब ये गर्मी लोगों के लिए परेशानी का सबब बन गई है। उधम सिंह नगर जिले के जसपुर में बढ़ती गर्मी के कारण कई तरह की बीमारियां फैल रही हैं। लूज मोशन, डिहाइड्रेशन और बुखार जैसी बीमारियों ने पैर पसार लिए हैं। इन दिनों जसपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में मरीजों की भीड़ लगी हुई है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जसपुर के प्रभारी डॉक्टर धीरेन्द्र मोहन गहलोत ने बताया कि गर्मी के प्रकोप से केंद्र में लूज मोशन, फीवर, डिहाइड्रेशन और उल्टी दस्त के मरीज आ रहे हैं। पिछले कुछ दिनों से मरीजों की संख्या में काफ़ी बढ़ोतरी हुई है। उन्होंने जनता से अपील की है कि ठेले या बाहर बिकने वाले खाद्य पदार्थों का सेवन ना करें, क्योंकि गर्मी से उनका तापमान बढ़ जाता है और वे खराब हो जाते हैं। साथ ही बीच बीच में पानी पीते रहें। जो लोग मजदूरी या दोपहर में काम करते हैं वे अपना काम सुबह शाम करें और पूरी एहतियात बरतें। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में लूज मोशन, वोमिटिंग, फीवर और डिहाइड्रेशन के मरीज आ रहे हैं। इनमें पिछले दिनों में काफ़ी संख्या में वृद्धि हुई है। तो मैं इस संबंध में जसपुर की जनता से कहना चाहूँगा कि वो जो ठेले पर या बाहर बिकने वाली जो भी खाद्य पदार्थ हैं उनका उपयोग ना करें, क्योंकि वो गर्मी के कारण उनका टेम्परेचर बढ़ जाता है तो वो सड़ जाते हैं। साथ ही लगातार बीच बीच में पानी पीता रहें और जो कार्य वो मजदूर या लकड़ी मंडी में लोग दोपहर में करते हैं उसको सुबह और शाम में शिफ्ट कर लें। साथ ही बीच में जिस दिन ज़्यादा गर्मी होती है उस दिन ठंडे का प्रयोग करें। फिलहाल उत्तराखंड न्यूज में बस इतना ही। नमस्कार।